नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो, जिसकी शुरुआत आज फिर एक सवाल से हो रही है। क्या आपको असम के राज्यपाल का नाम मालूम है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। आप में से कुछ ही होंगे जिनकी जबान पर प्रोफेसर जगदीश मुखी का नाम आएगा, लेकिन अगर आपसे केरल के गवर्नर का नाम पूछा जाए तो आप दन्न से बता देंगे, आरिफ मोहम्मद खान। शौक लगा? चलिए एक और बार ये खेल खेलते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल या आनंदीबेन पटेल? लेकिन जैसे ही हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपसे पूछेंगे, आप तुरंत बता देंगे विनय कुमार सक्सेना। जवाब देने की हड़बड़ी में आप पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ को मत बता दीजिएगा, क्योंकि वो अब उपराष्ट्रपति हो गए हैं और उनकी जगह आए हैं। सोचिए, सीवी आनंद बोस। गलती आपकी नहीं है। भारत में सारे प्रदेशों के राज्यपाल महामहिम ही होते हैं, लेकिन कुछ का जिक्र आप तक पहुंचता है, कुछ का नहीं। जैसे आप नहीं जानते थे कि थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक राजभवन से आखिरी बयान क्या दिया था, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि चेन्नई के राजभवन से आर.एन. रवि ने जो निमंत्रण पत्र भिजवाया, उसमें तमिलनाडु को एक नए नाम से पुकारा गया। एक दिन ऐसा नहीं बीतता जब रवि और सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की स्टालिन सरकार के बीच किसी नए झगड़े की खबर नहीं आती। फिर दिल्ली तो दिल्ली है, जहां मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच की खटपट कब से जारी है, आपको याद भी नहीं होगा। तो ललन टॉप शो में आज हम इसी विचित्र फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे तय होता है कि कौन से सूबे का राजभवन एक्टिव रहेगा और कौन सा नहीं, कि माननीय और महामहिम की इस लड़ाई के पीछे है कौन, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही राज में एक्टिव महामहिम रहे, या इतिहास के पन्ने पलटने पर एक दूसरी परंपरा मिलती है जिसमें रोमेश भंडारी, बूटा सिंह और मोतीलाल वोरा जैसे नाम भी आते हैं। तो सबकी पड़ताल करेंगे। आइए शुरू करते हैं द ललन टॉप शो। सबसे पहले हम चलेंगे तमिलनाडु, जहां की हलचल से हमें इस विषय पर शो बनाने की प्रेरणा मिली। यहां सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस एसपीए की एम.के. स्टालिन सरकार है। इस गठबंधन में सीनियर पार्टनर है तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति की पुरानी खिलाड़ी डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। इन दोनों के बीच एक बड़ा विचित्र झगड़ा चल रहा है, भाषा का। 4 जनवरी 2023 को रवि ने कहा, तमिलनाडु को तमिलागम कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। गवर्नर साहब का यह कहना था कि तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों ने विरोध शुरू किया। सबसे आगे रही डीएमके। 9 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही थी, तब तमिलागम वाली बात पर रवि के खिलाफ नारेबाजी हुई। आप सोचिए, विधानसभा के भीतर राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसके बाद डीएमके के प्रवक्ताओं ने तो यह भी कह दिया कि रवि चाहें तो राज्यपाल के साथ साथ सूबे में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भी हो जाए। लेकिन अगले ही दिन यानी 10 जनवरी को चेन्नई स्थित राजभवन ने पोंगल के लिए जो आमंत्रण पत्र तैयार किए, उसमें तमिलनाडु शासन की जगह भारत सरकार का लोगो और राज्यपाल के लिए तमिलागा आलुनार शब्द का इस्तेमाल, यानी तमिलागम के राज्यपाल। इसी दिन उन्होंने एक और बयान दिया जिसके निशाने पर एक बार फिर स्टालिन सरकार थी। कहा, स्टालिन सरकार केंद्र सरकार के लिए मती अरसू की जगह ओंद्री अरसू शब्द का इस्तेमाल कर रही, जो कि पॉलिटिकली ओवरलोडेड है और अपमानजनक। जवाब में डीएमके ने बयान दिया कि सही शब्द ओंद्री अरसू ही है, जिसका अर्थ संघीय सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, जबकि मती अरसू मतलब केंद्र सरकार एक प्रॉब्लमेटिक शब्द है। तो उधर से भी बयानबाजी। आपको लग रहा होगा कि सीएम राज्यपाल के झगड़े बहुत सुने, लेकिन ऐसा झगड़ा पहली बार सुना जहां भाषा और व्याकरण पर बहस हो रही। तो बता दें, बात भाषा की नहीं है। बात क्या है, सुनिए रूस्टर न्यूज के संपादक राहुल वी से। उन्होंने हमें बताया कि तमिलागम और तमिलनाडु को लेकर कभी बहस थी ही नहीं। असल बात यह है, तमिलागम, तमिल अगम यानी तमिल बोली बोलने वाले जो लोग जहाँ रहते हैं उसको अगम कहा जाता है। अगम घर को भी कहा जाता है, नहीं छोटे जगह पर अगर कोई रहता है, थोड़े से लोग जहाँ रहते हैं उसको अगम कहा जाता है। नाड, जिसके बारे में कई लोगों ने ये कहा कि नाडु का मतलब देश है, तमिलनाडु यानी तमिल लोगों का एक अलग देश बना दिया गया, लोगों को नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है। नाडु का मतलब देश भी होता है, स्टेट भी होता है और जगह भी होता है, यानी तमिल बोली बोलने वाले लोग जहाँ एक साथ रहते हैं उस जगह को तमिलनाडु कहा गया। तो ये जो तमिलनाडु का जो कनेक्शन है यहाँ के लोगों का, वो बहुत ही गहरा है। यानी तमिलनाडु या फिर तमिलागम ये आजकल में आई हुई बात नहीं है, आजकल में बोली गए शब्द नहीं है। एक ज़माना था जब तमिलनाडु में, अगर आप देखें, तमिलनाडु में चेरा, चोला, पांडियन एंड पल्लवा किंगडम रहे, और तब के अगर आप लिटरेचर उठा के देखें तब भी आपको ये समझ में आएगा, वहाँ पर तमिलनाडु को तमिलागम भी कहा गया और तमिलनाडु भी कहा गया। जब आप तमिलनाडु या फिर तमिलागम की जब बात करते हैं, बोलचाल की भाषा में हमेशा यहाँ के लोग तमिलागम बोला करते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए इतने प्रोटेस्ट हुए,
इतना इन लोगों ने बलिदान दिया और इस तरह से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में ये लोग लगे रहे, और अचानक से कोई आके ये कहे कि तमिलनाडु जिस तरह से आप लेके आ रही हो या फिर आप बोल रहे हो, उसका मतलब ही आपने गलत तरीके से लोगों के सामने रखा। नाडु का मतलब कभी भी कंट्री नहीं होता है, देश नहीं होता है। देश भी एक शब्द है तो उसके साथ साथ स्टेट को भी नाडु कहा जाता है, और उसी तरह से जगह को भी नाडु कहा जाता है। तो जिस तरह से RN रवि ने इस चीज़ को कहा कि तमिलगम इज़ अ बेटर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड, तो वो शायद यहाँ के लोगों को सही नहीं लगी और उसका विरोध छिड़ने लगा। इसी तरह जब MK स्टालिन मती अरसू और ओंद्री अरसू में फर्क करते हैं और रवि उसे अपमानजनक बताते हैं, तब भी निशाना कहीं और होता है। तमिलनाडु के जो लोग हैं या फिर ख़ास तौर पर DMK, इन्होंने कहा ओंड्रे अरसू। ओंड्रे अरसू आप कैसे कह सकते हैं, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप किस तरह से कह सकते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्ट्री को ही ओंड्रे अरसू कहा जाता है। यानी हमारा जो देश है वो तमाम छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बना है, और वो छोटे छोटे राज्यों की जो सरकारें हैं वो एक सरकार के नीचे काम करती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कुछ और है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब कुछ और है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लिखित में है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं लिखा गया है, वो यूनियन गवर्नमेंट ही लिखा गया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कुछ और हो जाती है। यानी आप सब कुछ सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, आप तमाम पावर अपने पास रखना चाहते हैं, आप सेंटर में रखना चाहते हैं। लेकिन यूनियन का जब मतलब आता है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम सारी सरकारों के जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी जो सरकारें हैं, हम मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, और उसी चीज़ को तमिल में उसका तर्जुमा करके लोगों ने बोलना शुरू किया। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से लिखा गया है। रवि और स्टालिन सिर्फ भाषा पर नहीं झगड़ रहे। DMK का आरोप है कि गवर्नर ने 1.5 दर्जन बिलों को आगे बढ़ाने में देरी की, तो राजभवन की शिकायत है कि गवर्नर के कार्यक्रम में सरकार के मंत्री शिरकत नहीं करते। DMK का आरोप, गवर्नर ने 9 जनवरी के रोज पेरियार, अंबेडकर और द्रविड़ मॉडल जैसे शब्दों को अपने भाषण में नहीं पढ़ा, जबकि वो अप्रूव्ड कॉपी थी। स्टालिन सरकार ने गवर्नर को टोका, प्रस्ताव पास करवाया कि रिकॉर्ड पर वही भाषण जाए जो सरकार ने तय किया। रवि आहत हुए, सदन से बाहर गए, जबकि राष्ट्रगान नहीं हुआ था। स्थानीय अखबारों ने, जिसमें अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेरल्ड और द हिंदू भी शामिल हैं, रवि के इस फैसले को ओवर रिएक्शन बताया। अगले दिन DMK कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में रवि के पोस्टर लगाए जिन पर लिख दिया, गेट आउट रवि, रवि बाहर जाओ। और इसके अगले दिन राजभवन से पोंगल का वो निमंत्रण आया जिसका जिक्र हमने पहले किया। तो अब सवाल ये है कि जो टिप्पणीकार कह रहे हैं कि तमिलनाडु में राजभवन और सरकार दोनों की ओर से सामान्य शिष्टाचार की अवहेलना हो रही, उस पर बात की जाए, क्योंकि अखबारों में तो लंबे संपादकीय छप रहे हैं, पर फिक्र किसे ही है संपादकीय की। और सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है। तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली आते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार है और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में जब से केजरीवाल आए तभी से उनकी खटपट उपराज्यपालों से रही। नजीब जंग, अनिल बैजल और विनय कुमार सक्सेना के अब तक के कार्यकाल में हमने अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टांस को बदलते हुए भी देखा। एक वक्त पर उन्हें कन्फ्रंटेशनल माना जाता था, फिर कहा गया कि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया ने राजनीति में विरोधियों से समन्वय बनाना सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी अपनी पहुंच दिल्ली से बाहर बढ़ा रही है, एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। मई 2022 में विनय कुमार सक्सेना नए दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर से न्योता आया, उन्हें वर्ल्ड सिटीज समिट में बुलाया गया। दिल्ली सरकार ने CM के सिंगापुर जाने की फाइल LG ऑफिस भेजी। LG ने परमिशन देने से मना किया, कहा ये समिट मेयर्स की है, इसमें मुख्यमंत्री का जाना ठीक नहीं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ये पहला बड़ा विवाद था। केजरीवाल ने LG को अपनी चिट्ठी में लिखा कि ये सिर्फ मेयर की समिट नहीं, दुनिया के अलग अलग शहरों के मेयर, लीडर और एक्सपर्ट आ रहे हैं और सिंगापुर की सरकार ने मुझे दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्योता भेजा। फिर 15 जुलाई 2022 तक केजरीवाल को सिंगापुर सरकार को यह बताना था कि उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया, लेकिन इजाज़त नहीं मिलने पर केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं दिया गया। सिंगापुर सरकार ने बाद में न्योता स्वीकार करने की तारीख 20 जुलाई तक बढ़ाई, लेकिन 20 जुलाई तक भी LG ने केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस मसले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खूब तनातनी देखने को मिली थी। ये उदाहरण पुराना लग रहा हो तो 11 जनवरी 2023 की मिसाल लीजिए। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के अंदर 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया। केजरीवाल सरकार पर आरोप कि उन्होंने सरकार के पैसों से दिल्ली के बाहर प्रचार कराया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी की जांच में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया। ये जांच 2016 में हुई थी। 163 करोड़ 62 लाख रुपए में से 99 करोड़ 31 लाख मूलधन है और 63 करोड़ 31 लाख ब्याज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी के नोटिस में कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी आदेश का पालन नहीं करती तो पार्टी का हेडक्वार्टर भी सीज किया जा सकता है। एलजी इस आदेश से कुछ दिन पहले एक और आदेश लेकर आए थे, जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी का प्रचार भी दिल्ली सरकार के पैसों से हुआ। इस चिट्ठी में निर्देश दिया कि वो राज्य के खजाने को 42 करोड़ 26 लाख 81 हजार रुपए का तुरंत भुगतान करें। साथ ही बकाया 54 करोड़ 87 लाख 87 हजार का भुगतान संबंधित विज्ञापन एजेंसियों या प्रकाशक को 30 दिन के भीतर करें। पत्र में कहा गया कि ये पैसे आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों पर खर्च किए गए थे, जिनका भुगतान सरकारी खजाने से किया गया। एलजी के 163 करोड़ के नोटिस पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एलजी और बीजेपी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई सार्वजनिक सेवा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचित मंत्रियों और सत्तारूढ़ आपको निशाना बनाने के लिए। इसीलिए वे सेवाओं पर अपना नियंत्रण जारी रखना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से इन लक्षित बयानों का सीधा जवाब तो नहीं आता, लेकिन गतिविधियां जारी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्टिव राज्यपाल 2014 के बाद ही आए। ये सिलसिला उतना ही पुराना है जितनी पुरानी आज़ाद भारत की चुनावी राजनीति। एक वक्त में पंजाब और राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित और कभी राजीव गांधी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सरदार बूटा सिंह, 2004 में उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने बिहार का राज्यपाल बनाया। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। किसी भी दल को बहुमत नहीं। 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस के पास 10, बहुमत का नंबर फिर भी नहीं जुट रहा था। 55 सीटें जेडीयू की, 37 सीटें बीजेपी की, इनके पास भी बहुमत नहीं। सत्ता की चाबी 28 सीटें पाने वाले रामविलास पासवान की एलजेपी के पास फंसी, लेकिन पासवान ने शर्त रखी कि आरजेडी अगर किसी मुस्लिम को सीएम बनाए तो समर्थन देंगे, वरना नहीं। और यहीं से खेल शुरू, खरीद फरोख्त की कोशिशें, क्योंकि कई निर्दलीय भी थे। पार्टी अपने विधायकों को बचाने के लिए नए नए बने झारखंड में जाने लगी। अगले 3 महीने तक कोई सरकार नहीं बनी। राज्यपाल बूटा सिंह ने अनुच्छेद 356 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिहार विधानसभा को 23 मई 2005 की आधी रात को भंग कर दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नीतीश कुमार अपना दावा पेश करने वाले थे, उससे ठीक पहले ये फैसला लिया गया। बूटा सिंह के फैसले पर गंभीर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई गई। संविधान पीठ ने अक्टूबर 2005 में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने कहा, राज्यपाल बूटा सिंह ने असंवैधानिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल को गुमराह किया। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया। इसमें कहा, राज्यपाल का उद्देश्य एक दल को सरकार बनाने का दावा करने से रोकना था। विधानसभा भंग करने के लिए बूटा सिंह ने जो रिपोर्ट भेजी, उसे संविधान पीठ ने दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि रिपोर्ट पूर्वाग्रह और परिकल्पनाओं पर आधारित थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया, लेकिन ये जरूर कहा इसे लेकर एक बड़ी संवैधानिक बहस की जरूरत है। फैसले के बाद 2006 में ही केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया था। ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण यूपी के राज्यपाल रहे रोमेश भंडारी से जुड़ा है। 21 अक्टूबर 1998 की तारीख, तब यूपी का राज्यपाल रहते हुए रोमेश भंडारी ने सबको हैरत में डालते हुए कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। दरअसल समर्थन देने वाले लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता दल, पांडेसरी के दलों ने खुद को सरकार से अलग कर लिया था। कल्याण सिंह बहुमत साबित करने का वक्त चाहते थे, पर उससे पहले ही सरकार बर्खास्त कर दी गई रोमेश के द्वारा। रातों रात लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को सूबे के मुख्यमंत्री की शपथ भी दिला दी राज्यपाल ने। साथ में 17 मंत्रियों ने भी शपथ ली। रातों रात अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लखनऊ की ओर भागे। आनंद फानन में मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचाया गया। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। जगदम्बिका पाल 2 दिन तक ही मुख्यमंत्री रह पाए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने और बहुमत भी साबित कर लिया। इसके अलावा 2005 में झारखंड के राज्यपाल रहे सैयद सिप्ती रजी और 2009 में कर्नाटक के राज्यपाल रहे हंसराज भारद्वाज के फैसले भी विवादित रहे। झारखंड में बिना बहुमत के यूपीए के साथी शिबू सोरेन को शपथ दिलाई गई, तो कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त कर दोबारा बहुमत साबित करने को कहा गया। एक वाकया बीजेपी की तरफ से राज्यपाल बनाए सुंदर सिंह भंडारी का भी याद आता है, जब उन्होंने 1999 में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 1 महीने के भीतर ही उनका फैसला भी गलत साबित हो गया था। ये सारे उदाहरण हमने इसलिए दिए ताकि ये समझाया जा सके कि केंद्र की सत्ताएं कैसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से विपक्षी राज्यों में अपने राज्यपाल का इस्तेमाल करती हैं। इन सारे उदाहरणों पर हमने बात की इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिशियन होता है, एक पॉलिटिकल ऑफिस का एक्सटेंशन बन गया है गवर्नर का ऑफिस। जगदीप धनखड़ साहब नाक में दम कर दिए ममता बनर्जी की, और उसके बाद एक मीटिंग होती है दार्जिलिंग में, जिसमें ममता बनर्जी और असम के चीफ मिनिस्टर और तमाम लोग होते हैं। उसके बाद ये होता है, साहब आज ममता बनर्जी जब जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं तो वो विपक्ष के साथ उनके विरोध में नहीं जाते हैं साहब,
कहीं ना कहीं ये मिन्नत करती हैं कि भैया बंगाल से इनको निकलने। तो अब टेम्पलेट ये बन चुका है कि जगदीप धनखड़ जैसा सरकार का विरोध करिए। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें दूधी हैं, दूध की धुली हैं। राज्य सरकारों को भी किसी भी तरह लेवल की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। और इस कारण से आप देखिए कि जहां मजा हुआ पुराना पॉलिटिशियन है अशोक गहलोत, वो कलराज मिश्रा जैसे पुराने संघ के नेता या बीजेपी के नेता से बना करके अपना काम निकाल ले रहा है। बघेल साहब शिकायत करते हैं, लेकिन जो अभी भी वो अपना काम बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए जहां रीजनल पार्टीज का पॉलिटिकल एग्रेशन है और बीजेपी का उनको अंडरमाइन करने का या उनको पॉलिटिकली चैलेंज करने का एग्रेशन है, ये जो पॉलिटिकल एग्रेशन का टकराव हो रहा है और जिन जिन लेवल पे हो रहा है कि यानी गवर्नर ट्विटर पे जाकर के सरकार की बुराई करते हैं साहब। यानी द गवर्नर्स वर नोन फॉर देयर साइलेंस एट वन टाइम। वो बोलता था तो तब बोलता जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है या शपथ पढ़वानी होती थी कि मैं फला फला ये शपथ लेता हूं। वो प्रथाएं खत्म हो चुकी है। तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नर का ऑफिस एक लेवल ऑफ मेलिग्नेंस पे आ गया है, जहां सरकारें उसको बेफजूल समझती हैं और गवर्नर एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन है पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर का। डुगडुगी जहां से बज रही है गवर्नर के ऑफिस के लिए। देश को एक सीरियस रीथिंक चाहिए गवर्नर के पोस्ट पे कि वो क्यों हो, कैसे लोग हों। इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। तो साफ है झंडे का रंग बदल गया, लेकिन महामहिम के काम करने का तरीका नहीं बदला। बार बार केंद्र की तरफ से राज्यों में दखल देने की कोशिश हुई। आप इसे चलता है या सबने किया कहकर खारिज नहीं कर सकते। अगर ऐसे चला तो फिर संघीय ढांचे का मतलब क्या है? क्या एक बड़ी सरकार दूसरी सरकार को सिर्फ इसलिए परेशान कर सकती है कि वो आकार या ओहदे में छोटी है, जबकि जनता ने तो दोनों को चुना? ऐसे में लोकतंत्र का मतलब यही रह जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि ये जो सुर्खियों में आते हैं, केरल के महामहिम आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु के TN रवि, या फिर उद्धव ठाकरे के बनिस्बत भगत सिंह कोश्यारी, या फिर हेमंत सोरेन के बनिस्बत रमेश बैस, या फिर जगदीप धनखड़ आते थे ममता बनर्जी के बनिस्बत। कितने ही नाम, कितने ही उदाहरण। कहीं विनय सक्सेना बनाम केजरीवाल है तो कहीं और। कभी आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टसल हुई हो? क्या वहां पर सब ठीक है? और क्या हम ये दलील देकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बरी कर रहे हैं? क्या कोई वर्किंग रिलेशन नहीं बन सकता है? क्या केंद्र सरकार राज्यों को उनके जो वहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं, दल हैं, उनको उनके हिसाब से काम करने नहीं दे सकती? और क्या सुप्रीम कोर्ट, जी मजबूरी में उसी के दर पर जाना पड़ता है, एक मियाद तय नहीं कर सकती कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी भी बिल को अपने पास लंबित नहीं रख सकते, क्योंकि जनादेश राज्यपाल को नहीं मिला है, जनादेश चुनी हुई सरकार को मिला है, विधायकों को मिला है और सत्तारूढ़ विधायक दल के नेता को मिला है। उनकी जवाबदेही है। अगर वो गलत फैसला लें तो आप कानूनी जो जानकार हैं उनकी राय लीजिए। कोर्ट का मामला खुला है, लेकिन राजभवन से राज्य की सत्ता नहीं चलती है। ना ये पहले सही था और ना अब सही होगा। वहीं मुख्यमंत्रियों को भी देखना होगा, सीखना होगा। और उसका भी एक उदाहरण बता देता हूं। राजस्थान, जहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल भाजपा के नेता और मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री रहे कलराज मिश्र हैं। वर्किंग रिलेशन का उदाहरण है। उदाहरण खूब है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा उदाहरण चुनते हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन से उदाहरण को स्वीकार्य बनाते हैं, और ये आपके ऊपर है, जनता के ऊपर, कि वो इन उदाहरणों के गुण दोष की विवेचना करें और देखें कि ये जो मंच से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो ज़मीन पर कैसी नज़र आती हैं। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। नेता नगरी हमारा वीकली पॉलिटिकल शो, उसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। ज़रूर देखिएगा शनिवार की सुबह। चलते चलते दो जरूरी ऐलान। आर्थिक मामलों पर हमारे डेली प्रोग्राम खर्चा पानी के 500 एपिसोड पूरे हो गए हैं। आज इसमें आप सहारा मामले पर विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। एपिसोड देखिए, फीडबैक दीजिए और बधाई भी पूरी खर्चा पानी की टीम को। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। और अब जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो जुड़िए ललन टॉप के प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम से, जो शुरू हो रहा है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से 2023 से। हमारे प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज देख पाएंगे। सिने सन्यासी जैसे प्रीमियम पॉडकास्ट और ग्रामीण भी सुन पाएंगे। और हम आपको खाना ही नहीं खिलाएंगे, किचन भी ले जाएंगे। ब्लॉग्स में आप देख पाएंगे न्यूज रूम काम कैसे करता है, कब चुहल कब गंभीर चर्चा। मजेदार स्टिकर्स के साथ यूट्यूब के चैट कमेंट में आप नजर आएंगे सबसे अलग।
इस मज़े के लिए करना क्या होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा ललन टॉप का और भी भरपूर साथ। सूचना समाप्त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।